जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एसएससी सीएचएसएल 2024 का रीजनिंग एनालिसिस। और इसमें हम बात करने वाले हैं 5 जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के बारे में, जो हमारा दोपहर 12:15 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक, यानी कि हमारी 5 तारीख की दूसरी शिफ्ट में हमारा पेपर हुआ था। ठीक है, तो 5 तारीख की दूसरी शिफ्ट का रीजनिंग एनालिसिस करेंगे हम और देखेंगे इसमें कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, और इसका हम पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। और ये वीडियो हमारा 18वां वीडियो है। इससे पहले हमारे 17 वीडियो और आ चुके हैं एसएससी सीएचएसएल के रीजनिंग एनालिसिस के। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी अवश्य देखें। और अगर आपको किसी भी सवाल में कोई परेशानी है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम बिल्कुल आपको उसका उत्तर बताएंगे और बिल्कुल तरीके से आपको समझाएंगे कि इसका क्या उत्तर होना चाहिए और ऐसा ऑप्शन में क्यों आया है। ठीक है, तो फिर हम बढ़ते हैं इसी के साथ हम आज के अपने वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। हमारे पास एक श्रृंखला दी है। श्रृंखला में सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले दिया है हमें 63, उसके बाद है हमारे पास 64, फिर है हमारे पास 66, उसके बाद है 69 यानी कि 69। ठीक है, फिर उसके बाद है 73 के बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमें इसमें यह बताना है कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आया। तो सबसे पहले जब भी आपको श्रृंखला का सवाल मिलता है पेपर में, तो सबसे पहले अगर श्रृंखला में अंतर दोनों के बीच में देखेंगे हम, अगर छोटा है तो फिर हम अंतर ही देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम तो यहाँ अंतर आ रहा है +1, यानी 63 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 64। ठीक है, 64 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 66, और 66 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 69, और 69 में जब हम 4 जोड़ते हैं तब हमारे पास होता है 73। तो फिर हमें दिखाई दे रहा है हमारी एक श्रृंखला बन रही है 1 2 3 4। तो फिर आगे आना चाहिए हमारा +5, और जैसे ही हमारा +5 आएगा तो 73 में हम +5 जोड़ेंगे तो हमें प्रश्नवाचक के स्थान पर आ जाएगा कितना, 78। कितना आ जाएगा प्रश्नवाचक के स्थान पर, हमारा आ जाएगा 78। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम ऐसे प्रश्न को हल करते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में SOAP यानी कि सोप को 4629 लिखा जाता है और स्पोर्ट यानी कि SPOT को 9824 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ए को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये 2 शब्द है ना, इन शब्दों में हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन यहाँ हम देखेंगे, इसको अगर आप यहीं से अगर आइडेंटिफाई कर लें तो टाइम बचेगा आपका, नहीं तो हम देखेंगे हम ऐसे लिखेंगे इनको, क्योंकि ऐसे लिखने में हमारा टाइम ज़्यादा खराब होता है। SOAP को लिखा जाता है 4629। ठीक है, और फिर SPOT को लिखा जाता है SPOT, इसको लिखा जाता है 9824। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो हमसे पूछ रहा है वो ए को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले इस सवाल में हमारे पास कॉमन क्या क्या है। हमारे पास एक तो एस कॉमन है, दोनों साइड एस कॉमन है, तो दोनों साइड हम मान लेते हैं कि हमारे पास 4 कॉमन है, तो 4 को हटा देंगे। फिर हमारे पास ओ कॉमन है, तो हम कह देंगे हमारे पास 2 भी कॉमन है। फिर हम कहेंगे क्या, हमारे पास दोनों में पी कॉमन है, तो पी कॉमन है। बचा कॉमन कौन सा है, बचा कॉमन है हमारे पास 9, इसको भी हटा देंगे। तो फिर ए के लिए हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, और टी के लिए हमारे पास बचेगा 8। इस तरीके से हम कॉमन होते हैं उसको हटा देते हैं और जो बच जाता है उसको लिख लेते हैं। तो फिर ए के लिए हमारे पास कोड क्या हो जाएगा, ए के लिए कोड हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 1272 से संबंधित है। 12 किससे संबंधित है, 72 से। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 19114 से संबंधित है, 19114 से संबंधित है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 29 यानी कि 29 का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, यहाँ तक। और ये लैंग्वेज है ना, इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कहता है इतना है कि इन दोनों में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इस संख्या का किससे होगा। तो हम देखेंगे 12 में जब हम 6 का गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 72। इसी प्रकार जब 19 में हम 6 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 114, यानी कि एक जो संख्या दी है ना, इसमें हमें 6 का गुणा करना है। तो 29 में जब हम 6 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 174, यानी कि 174, ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ देखिए आप, अगर आपको 29 में 6 का गुणा करने में टाइम लग रहा है तो आप यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं। 9 का अगर 6 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 54, यानी कि 54, और 54 का यूनिट डिजिट है 4। यहाँ यूनिट डिजिट है, इससे पहचान हो गई, और यहाँ भी हमारा यूनिट डिजिट 4 है। ठीक है, और 4 इसमें भी नहीं आ रहा है, तब हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, केवल और केवल यूनिट डिजिट से चेक करके। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर
TMBFATIM क्या कह रहा है, TMB और F का संबंध किससे है, ATI और M से संबंधित है। उसी प्रकार CLGP क्या, CLG और P इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है JSN और W से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए QEA और D निम्न में से किससे संबंधित है। तब हम देखेंगे यहाँ सबसे पहले हम इस तरीके से लिख लिया। अब इस तरीके से लिखने के बाद इनके हम वर्णमाला के अनुसार क्रम लिखेंगे। वर्णमाला में T का क्रम होता है हमारे पास 20, कितना होता है 20। M का क्रम हो गया हमारा 13, B का क्रम 2, F का क्रम 6। इसी तरीके से हम आगे भी क्रम लिखेंगे। A का क्रम 1, T का फिर से क्रम 20, A का क्रम, I का क्रम हो गया 9 हमारे पास, और M का क्रम हो गया हमारा 13। ठीक है, फिर C का क्रम 3, L का 12, G का 7 और P का क्रम 16, J का क्रम 10, S का 19, N का 14 और W का 23। अब हम यहाँ देख रहे हैं हमारा क्या नियम लग रहा है। हम देखेंगे T है और यहाँ A है, पहले अक्षर को पहले अक्षर से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर पहले से पहला कंपेयर नहीं हो रहा है तब हम दूसरा नियम लगा के देखेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, 20 है और यहाँ 1 है, तो अंग्रेजी वर्णमाला हमारी 26 तक होती है। तो जब 20 में और 1 में अंतर कितने का हो जाएगा, तो 20 में और 1 में अंतर हमारा हो जाएगा प्लस का 7। कितना हो जाएगा, प्लस का 7। फिर हमारे पास 13 है और यहाँ 20 है, तो यहाँ भी प्लस का 7 हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर हम देखेंगे 2 है और यहाँ 9 है, तो यहाँ भी हमारा प्लस का 7 हो गया। फिर देखेंगे 6 और यहाँ 13 है, तो हम कह सकते हैं कि चारों में प्लस का 7 हो रहा है। अब यही नियम यहाँ लगेगा। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसको ही हल कर लें। ठीक है, क्योंकि जो नियम एक में होता है ना वही नियम इन दोनों में होता है ऐसे प्रश्न में। ठीक है, तो Q का क्रम हमारे पास होगा, Q का क्रम कितना होता है 17, E का क्रम होता है 5, A का क्रम 1 और D का क्रम 4। अब हमें 17 में 7 जोड़ना है। कितने जोड़ना है, 7। 17 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 24 और 24 पे हमारा होता है x। ठीक है, इसी प्रकार 5 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 और 12 पे हमारा होता है l। क्या होता है, l। अब a का क्रम 1 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 8 और 8 पे हमारा होता है h। फिर है 4 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 11 और 11 पे हमारा होता है k। ठीक है, तो हमारा फिर हो जाएगा XLH के ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिखाई दे रहा है, तब हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि A का अर्थ भाग, B का अर्थ गुणा, C का अर्थ प्लस और D का अर्थ माइनस है तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण है हमारे पास 17, उसके बाद C को हम बदल रहे हैं प्लस से, प्लस कर दिया हमने 69 यानी कि 69 का। 69 के बाद हमारा है A का मतलब है भाग करेंगे हम 3 का। 3 के बाद है हमारे पास D का अर्थ है माइनस कर देंगे यहाँ हम 22 का। 22 के बाद है B का अर्थ है गुणा और गुणा कर देंगे हम 1 से। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे 17 को हम ऐसा लिखेंगे, प्लस करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का भाग करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 69 में जब हम 3 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 23 आ गया। माइनस करेंगे 22 का और 1 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 22। अब 23 में से हम 22 को कर देंगे माइनस, तो हमारा बचेगा 1। कितना बचेगा, 17 प्लस 1 और 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ तो क्या किया, आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में किया है हमने, लेकिन पेपर में आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। केवल एक लाइन में ही आपको बताना है। 17 आपका यहाँ हो गया, 23A हो गया और 22A हो गया। तो 23 में से हम 22 घटाएंगे, मिलेगा 1 और 17 हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, पेपर में हमें बिल्कुल अपना टाइम बचाते हुए चलना है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि शब्द डायलेक्ट के सभी अक्षरों को वर्ड अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। हमारे पास शब्द क्या है, DIALEC और T। डायलेक्ट हमारे पास शब्द है। इस शब्द को वो कह रहा है कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाना है, यानी कि वर्णमाला में सबसे पहले हमारे पास जो आएगा ना उसको हम सबसे पहले रखेंगे। तो वर्णमाला में सबसे पहले हमारे पास आता है A। क्या आता है, A। तो A को हम लिख देंगे पहले अक्षर पर। A के बाद आएगा हमारा C, तो C लिख दिया हमने यहाँ पर। C के बाद फिर आएगा D, तो तीसरे नंबर पर हम लिख देंगे D। और D के बाद आएगा हमारा E आ गया यहाँ पर। E के बाद आएगा हमारा I आ गया हमारा यहाँ। I के बाद आएगा L और L आ गया, और L के बाद आएगा हमारा T बचा हुआ। अब हमें देखना है पहले वाले में जिस अक्षर
पहले वाले में जो अक्षर जिस क्रम पर है ना, वही क्रम दूसरे में होना चाहिए। यानी कि अगर डी पहले पर है शुरुआत में, तो इसमें भी पहले पर होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं ऊपर डी है और नीचे ए है, तो इनका स्थान बदल गया, आई और सी का बदल गया, ए और डी का बदल गया, एल और ई का भी बदल गया, ई और आई का भी बदल गया, फिर सी और एल का बदल गया। केवल और केवल हमारे पास टी ऐसा अक्षर है जिसका स्थान नहीं बदला, यानी कि प्रश्न में भी वही स्थान है उसका, और जब हम उत्तर निकालेंगे तब भी इसका स्थान वही है। तो हम कह देंगे केवल और केवल एक अक्षर है जिसका स्थान नहीं बदला है। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है, बहुत ही सरल सवाल पूछती है एसएससी सीएचएसएल में। बस आपको क्या है, एक बार अगर आप अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एसएससी सीएचएसएल और जीडी और एमटीएस, ये जो एग्ज़ाम है ना आपके, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इनको समझ लेंगे ना, तो आपको रीजनिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है। उपरोक्त के आधार पर यदि पी प्लस क्यू इंटू आर माइनस एस भाग टी है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। हमारे पास एक भाई का कमेंट आया था कि सर ये सवाल हमें समझ में नहीं आया है, किस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो भाई मेरे, इस सवाल में सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास ये जो अक्षर दिए हैं ना ए वाले, इन अक्षरों में सबसे पहले हम स्टार्टिंग के यानी शुरुआत के 2 अक्षर लेते हैं, और इनके बीच में जो चिन्ह होता है ना, उसका संबंध हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास P प्लस क्यू, प्लस का अर्थ है बेटी, यानी कि पहले वाला दूसरे वाले की बेटी है, तो P क्यू की बेटी हो जाएगी। तो यहाँ पर P है ना, वो क्यू की कौन हो गई, P क्यू की बेटी हो गई, तो P माइनस हो जाएगा हमारा, क्योंकि बेटी है, और यहाँ पे हम लिख देंगे डॉटर, ठीक है, डॉटर माने बेटी। अब हम दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में हम निकालेंगे Q और R का संबंध, ठीक है। अब Q और R का संबंध निकालेंगे हम, तो Q और R के बीच में है हमारा गुणा, यानी कि इंटू, इंटू का मतलब है भाई, यहाँ हम देखेंगे इंटू का मतलब है भाई, तो हमारा Q R का हो जाएगा भाई, तो Q R का कौन हो जाएगा, तो Q R का हो जाएगा भाई, यहाँ हम कर देंगे प्लस, और इसको कर देंगे हम B, यानी कि ब्रदर, भाई हो गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे R माइनस एस, R माइनस एस के बारे में हम निकालेंगे, तो बीच में चिन्ह है हमारा माइनस का, और माइनस का अर्थ है पत्नी, तो R हो जाएगी एस की पत्नी, R एस की कौन हो जाएगी, R एस की हो जाएगी पत्नी, तो R को हम करेंगे माइनस, एस को करेंगे हम प्लस, तो एस कौन हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा पति, यानी कि हस्बैंड, ठीक है, और R हो जाएगी एस की पत्नी। अब हम निकालेंगे अंतिम में एस भाग टी में, एस भाग टी में भाग का अर्थ है हमारा पिता, यानी कि एस टी का पिता है, तो जब एस टी का पिता है तो एस टी को रखेंगे हम नीचे, एस टी का हो गया पिता, यहाँ पे कर देंगे हम फादर, ठीक है। अब टी के बारे में हमें पता नहीं है कि पुत्र है या पुत्री है, ठीक है, माइनस है या प्लस है। तो अब हम देखेंगे बाकी सारे जितने भी अक्षर है ना, उन सभी के चिन्ह हमारे पास आ चुके हैं। चिन्हों का मतलब है पहचान, कौन महिला है कौन पुरुष है। अब देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कथन हमारा, पहला कथन कह रहा है हमारा ऑप्शन में टी एस का बेटा है, तो टी एस का बेटा है, ठीक है। एस का तो पुत्र या पुत्री है, लेकिन स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते कि बेटा है या बेटी है, तो पहला कथन हमारा यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि टी के बारे में फाइनल नहीं है पुरुष है या महिला है, बेटा है या बेटी है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्यू एस का भाई है, तो क्यू एस का भाई है, क्योंकि क्यू आर का भाई है, क्यू किसका भाई है, क्यू आर का भाई है, और आर एस की पत्नी है, तो क्यू एस का कौन हो जाएगा, क्यू एस का कौन हो जाएगा, साला हो जाएगा, क्यू एस का साला हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिया है हमें भाई, तो हमारा ए ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। फिर देखेंगे तीसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में है पी टी की बहन है, तो पी टी की बहन है, पी टी की बहन है, क्या आ रही है, पी किसकी बेटी है, पी है क्यू की बेटी, ठीक है, क्यू की बेटी है, और आर है, आर क्या है, आर है क्यू की बहन, यानी कि पिता की बहन, ए हो गई इनकी बुआ, और बुआ का ये कौन है, बेटा या बेटी, तो पी टी की बहन हो जाएगी, एक कंडीशन में बहन हो जाएगी, लेकिन यहाँ होगा फुफेरी बहन, क्या होगा, फुफेरी बहन, और मामा की होती तब हम कह देते ममेरी बहन, यहाँ हमारे पास होगा फुफेरी बहन, लेकिन यहाँ केवल बहन दिया है, तब हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही नहीं है। अब हम ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, पी टी की माँ के भाई की बेटी है, बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ क्या है पी, ठीक है, टी की माँ, टी की माँ कौन है, टी की माँ है आर, टी के पिता एस और एस की पत्नी आर, तो टी की माँ कौन है, टी की माँ है आर, और आर का भाई कौन है क्यू, आर का भाई कौन है क्यू, और क्यू की बेटी कौन है पी, तो सही हो गया हमारा पी
टी की माँ के भाई की बेटी है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल करते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शनों में क्या होता है, कोई एक नियम लग रहा होता है 3 ऑप्शनों में, और चौथे ऑप्शनों में उन 3 ऑप्शनों से अलग नियम लग रहा होता है, और जिसमें अलग नियम लगता है वही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। तो सबसे पहले हम इनके क्रम देखेंगे। ओ का क्रम है हमारे पास 15, ओ का क्रम कितना है 15। फिर है एम, एम का क्रम होता है हमारे पास 13। फिर है जे, जे का क्रम होता है हमारे पास 10। ठीक है, फिर हम देखेंगे दूसरे ऑप्शन में आर, आर का क्रम होगा हमारा 18। फिर है टी, टी का क्रम हो गया 20। फिर है क्यू, क्यू का क्रम होता है हमारा 17। ठीक, तीसरे ऑप्शन में पी का क्रम 16, एन का क्रम 14, के का क्रम 11। चौथे ऑप्शन में पी का क्रम 2, जेड का क्रम 26 और डब्ल्यू का क्रम 23। अब यहाँ हम देखेंगे इनमें क्या नियम लग रहा है। तो 15 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 13, और 13 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 10। ठीक है, इसी प्रकार 18 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 20, और 20 में जब हम 3 घटाएंगे तो हमारा आएगा 17। 16 में जब हम 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 14, और 14 में जब हम 3 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 11। इसी प्रकार 2 में से जब हम 2 घटा देंगे तो हमारे पास होगा 26। 0 आएगा, लेकिन 0 पे हमारा अक्षर ABCD में ए जेड होता है। अब 26 में से जब हम 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 23। अब कोई भी बता सकता है, आप खुद बताइए, इसमें -2, +2, -2, -2, बाकी में माइनस का 3 हो रहा है। यहाँ सही है, लेकिन ये वाला नियम यहाँ गलत हो गया, क्योंकि माइनस का 2 होना चाहिए था। तब हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 अन्य 3 ऑप्शनों से अलग है, तो ऑप्शन 2 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। श्रृंखला क्या दी है हमारे पास, 11, 11 के बाद है 4, 4 के बाद है हमारा 22, 22 के बाद 20, 20 के बाद है 44, फिर है हमारे पास 100, फिर 88 और फिर है 500, और इसके बाद है हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम देखेंगे इसमें क्या नियम लग रहा है। तो इसमें नियम लग रहा है हमारा, 11 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 22। ठीक है, अब 1 छोड़ के 22 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 44, और 44 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 88, और जब 88 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 176, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2, 176। अब अगला सवाल है हमारे पास, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। mn हमारे पास एक खड़ा दर्पण है। इस दर्पण में क्या होता है कि लेफ्ट पर जो अक्षर होता है ना, वो उल्टा होकर राइट पर आ जाएगा, और राइट पर जो अक्षर होगा वो उल्टा होकर अपना लेफ्ट पर आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास आएगा के, तो के हमारे पास दिया है चारों ऑप्शनों में सही दिया है। के हमारा चारों ऑप्शनों में देखने में सही लग रहा है आपको, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 2, इसमें के उल्टा दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो छोटा ऊपर है और बड़ा नीचे है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद के बाद आएगा 3, तो 3 आएगा, तो पहले ऑप्शन में हमारा 4 दिया है तो इसको भी हम हटा देंगे। अब आएगा हमारा 4 आएगा, तो 3 और 4 में हमारा 4 सही है। फिर आएगा एट द रेट भी हमारा दोनों में सही है। फिर आएगा एम की पोजीशन एम जैसी ही रहेगी, लेकिन यहाँ हमारा डब्ल्यू टाइप हो गया है, तो फिर हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत है और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ऐसे करके हम एक एक अक्षर को इसमें चेक करते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 19 जुलाई 2012 को गुरुवार है तो 11 जनवरी 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इस सवाल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 19 जुलाई 2012 से, कहाँ से, 19 जुलाई 2012 से 19 जुलाई 2017 तक चलते हैं, और विषम दिनों की संख्या देखेंगे कि 19 जुलाई 2012 से 19 जुलाई 2017 तक विषम दिनों की संख्या कितनी है। अब हम 2017 तक इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि 11 जनवरी है। जनवरी जुलाई से बहुत पीछे है, अगर 2-4 दिन आगे पीछे होता तब तो हम निकाल लेते, लेकिन इतने दिन आगे पीछे होंगे तो हमें दिक्कत आ जाएगी सवाल में। इसीलिए हम 2017 तक चलेंगे, जो हमारा कंप्लीट वर्ष हो चुका है। ठीक है, यानी कि 2017 हमारा पूर्ण वर्ष हो चुका है। अब यहाँ से देखेंगे 12 से 17 तक कुल वर्षों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, कुल वर्ष हो गए हमारे 5।
5 वर्ष हो गए हमारे पास। अब हम देखेंगे 12 से 17 के बीच में लीप ईयर कौन सा होगा। सबसे पहला लीप ईयर तो हमारा 2012 होगा, लेकिन 2012 में बात हो रही है 19 जुलाई के बाद, तो हमारा फरवरी निकल चुका है, तो हमारे पास बचेगा केवल और केवल 2016। तो 2016 लीप वर्ष में एक विषम दिन ज़्यादा होता है, तो एक विषम दिन हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 6 विषम दिन आ गए। अब हम आ चुके हैं 19 जुलाई 2017 तक। अब हमें यहाँ क्या करना है? अब हमें यहाँ करना है 19 जुलाई 2017 से हमें 11 जनवरी कहाँ तक? 11 जनवरी 2018 तक विषम दिनों की संख्या देखनी है। विषम दिन हमारे पास कितने होंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे जुलाई में हमारे पास कितने दिन होते हैं। जुलाई में हमारे पास होते हैं 31 दिन। 31 में से हमारे 19 दिन बीत चुके हैं। अब हमारे पास दिन बचे हैं 12। कितने बचे हैं? 12। 12 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5। ठीक है। अब अगस्त में विषम दिन हमारे होते हैं 3, क्योंकि 31 दिन का महीना है। 7 का भाग लगाएंगे तो 4 बार भाग जाएगा। ठीक है, बचेगा 3। सितंबर में इसी प्रकार 30 का महीना 2 विषम दिन हम 7 का भाग लगा के निकालते हैं। फिर अक्टूबर में हमारे विषम दिन 3, नवंबर में विषम दिन 2, दिसंबर में हमारे विषम दिन 3। अब जनवरी में हमें कहाँ तक चलना है? 11 तक। तो 11 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 4। कितना आएगा? 4। तो टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 5, 3 8, 2 10, 3 13, 2 15, 3 18 और 4 22। 22 विषम दिन हमारे यहाँ तक हो गए और 6 विषम दिन हमारे यहाँ हैं। तो कुल विषम दिन हमारे हो जाएंगे कितने? 22 और 6 28। 28 विषम दिन हो गए। अब 28 विषम दिनों में हम लगाएंगे 7 का भाग। 7 का भाग लगाने पर हमारे पास शेष आएगा 0। शेष 0 का मतलब होता है कि हमारा ये वाला जो दिन है ना यहाँ पर, वही दिन हमारा इस तारीख को होगा। तो 11 जनवरी 2018 को भी हमारा गुरुवार ही होगा। अगर यहाँ पर शेष हमारा 1 आ जाता तो हम इस गुरुवार से एक दिन आगे बढ़ जाते, तब हम कह देते शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और 0 का मतलब वही दिन। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि निम्न आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए। यहाँ हम क्या करेंगे? कोई भी एक ऐसा चिन्ह या अक्षर देख लेंगे जिससे हम पूरे के पूरे प्रश्न को हल कर पाएँ। तो यहाँ हम देखते हैं एक अक्षर दिख रहा है हमें जी। ठीक है, जी पहले यहाँ है। इन अक्षरों को अगर हम 1 2 3 के क्रम में डालेंगे तो जी हमारा पहले हो जाएगा 9 पर। फिर जी पहुँच गया यहाँ। ठीक है, मतलब यहाँ आ गया। फिर से जी इस कॉर्नर पर आ गया इस वाले में। फिर से जी यहाँ आ गया इस वाले में। तो फिर इस वाले में जी जाएगा यहाँ, यानी कि जी आ जाएगा इस कॉर्नर पर। और इस कॉर्नर पर जी किस किस ऑप्शन में है? केवल पहले में और तीसरे में। तो इन दोनों को हम हटा देते हैं। पहले इन दोनों को हमने अगर हटा दिया है, अब हम देखेंगे एक और। तो हम देखते हैं यहाँ त्रिभुज देख रहे हैं हम। त्रिभुज सबसे पहले आ गया हमारे पास कहाँ पर? यहाँ पहुँच गया। त्रिभुज यहाँ पहुँच गया। फिर इसके बाद हमारे पास इधर आ गया, यानी बगल में आ गया इस वाले में। बगल में आने के बाद फिर से हमारा यहाँ पहुँच गया, यानी कि यहाँ आ गया। अब त्रिभुज यहाँ आ गया है हमारा। तो अब त्रिभुज कहाँ जाएगा? त्रिभुज जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हमारा त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ त्रिभुज हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तब हम कह देंगे कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज की पोजीशन है ना, वो कोणावर्त जा रही है, यानी कोण के रूप में जा रही है, विकटवत, माफ करना, विकटवत जा रही है। विकट के रूप में हमारा त्रिभुज जा रहा है। तो फिर त्रिभुज इसमें भी नीचे नहीं आएगा, सीधा सीधा त्रिभुज विकट के रूप में जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, 3 कथनों के बाद 1 2 क्रमांकित निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना होगा, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। आपको निश्चय करना है कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथन या कथनों के अनुसार हैं। पहला कथन कह रहा है हमारे पास सभी जैम मक्खन है। तो सभी जैम मक्खन है हमारे, तो हम बनाएंगे इस तरीके से जैम। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जैम। अब हम देखेंगे सभी जैम हमारे क्या है? सभी जैम हमारे हैं मक्खन। तो सभी जैम हमारे मक्खन हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला कथन वो कह रहा है, अगला कथन कह रहा है कुछ निब स्याही है। तो यहाँ निब और स्याही को हम इससे अभी दूर रखते हैं। फिर हम देखेंगे तीसरा कथन। तीसरा कथन है कुछ निब मक्खन है। जब कुछ निब मक्खन है तो कुछ मक्खन भी निब होंगे, तो कुछ निब हो गए हमारे मक्खन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना देंगे। अब आएंगे हम दूसरे वाले पर कि कुछ निब स्याही है। तो कुछ निब स्याही है तो हम बनाएंगे फिर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम इसका चित्र बनाएंगे। अब हम देखेंगे निष्कर्ष में क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ स्याही मक्खन है। तो स्याही हमारा यहाँ है और मक्खन हमारा यहाँ तक रह गया। तो मक्खन और स्याही में कोई संबंध नहीं, तो पहला कथन हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है हमारा सभी जैम निब हैं। सभी जैम हमारे यहाँ हैं। ठीक है, और निब हमारे यहाँ हैं।
तो सभी जेम निब होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है यहाँ पर। तब भी हम कहेंगे दूसरा निष्कर्ष भी हमारा गलत है। तो फिर हमारा हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगर कोई सवाल इसमें समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर प्रश्न नंबर फलाने में कौन सा नियम लगाया है आपने, या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करें, फिर से आप उस प्रश्न को देखें तो आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 8 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 8 हमारा कहाँ है, 8 हमारा है सेकंड पोजीशन पर। अब हमें देखना है 8 के विपरीत, तो 8 के विपरीत हो जाएगा हमारा 7। क्या हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इसमें विपरीत देखने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी संख्या का हमसे विपरीत पूछता है ना उसके हम एक छोड़ देते हैं और एक छोड़ने के बाद जो संख्या होती है वही इसके विपरीत हो जाती है। अब जैसे यहाँ उसने पूछा हमसे 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत 8 है, बीच में क्या आ रहा है 8, तो 8 को हम छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद जो आएगा वही विपरीत हो जाएगा और फिर जो बचता है वही एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो 9 के विपरीत हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर R, T, V और X को S, U, W, Y एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार के M, O और Q इनका संबंध है हमारा L, N, P और R से। तो फिर समान तर्क का अनुसरण करते हुए F, H, J, L, क्या F, H, J और L का संबंध किससे होगा। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले इनके वर्णमाला के अनुसार क्रम रखेंगे तो R का क्रम होता है हमारे पास 18। कितना क्रम होता है 18। T का क्रम हो गया 20, B का क्रम हो गया कितना 22 और X का क्रम हो गया हमारा 24। ठीक, अब S का क्रम हो गया हमारा 19, U का क्रम कितना हो गया 21, W का क्रम हो गया 23 और Y का क्रम हो गया 25। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 18 है और यहाँ 19 है, यानी कि प्लस का 1 हो गया हमारा, फिर अब 20 का हमारा हो गया 21, यहाँ भी हमारा प्लस 1 हो गया, फिर अब B का हम देखेंगे W यानी 22 का 23 प्लस 1 यहाँ पर भी हो गया, फिर है X यानी कि 24 में 1 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 25 यानी कि प्लस 1। अब ये वाला जो नियम है ना वही नियम इसमें लगेगा, लेकिन हम टाइम खराब नहीं करेंगे, हम सीधे इसको हल करेंगे। F का क्रम होता है हमारे पास 6, H का क्रम होता है 8, J का क्रम 10 और L का क्रम होता है हमारे पास 12। अब 6 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 7 और 7 पे हमारा होता है G। 8 में 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 9 पर होता है I, क्या होता है I। फिर 10 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा K। फिर 12 में 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 13 पे होता है हमारा M। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे GIKM, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति नहीं है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। हमारे पास क्या है, इस तरीके की एक आकृति दी है हमें और इस आकृति को हमें पहचानना है कि ये वाली जो आकृति है ना वो हमारे किस ऑप्शन में छुपी हुई आकृति है, लेकिन इस आकृति को हमें रोटेट करने की परमिशन नहीं है। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में ये वाली हमारी आकृति निकल के आ रही है। कैसे निकल कर आ रही है वो हम बताते हैं आपको। आप देखिए यह ऐसे, यहाँ और ऐसे, इस तरीके से आपकी ये आकृति बन रही है। ठीक है, ये वाली आकृति क्या होती है, हमारी अन्य आकृति के बीच में छुपी हुई होती है, तो बस हमें उसी की पहचान करना होता है। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण है हमारे पास 15, प्लस को हमें बदलना है माइनस से, तो माइनस का हो गया 2 और माइनस को बदलेंगे हम प्लस से, तो प्लस का हो गया हमारे पास 13 के बाद करेंगे गुणा को बदलना है हमें भाग से, तो भाग करेंगे हम 13 का और 13 के बाद है यहाँ भाग, तो भाग को बदलेंगे हम गुणा से, गुणा कर देंगे हम 3 का। अब यहाँ सबसे पहले गुणा और भाग जब एक ही संख्याओं के बीच में होता है तो हम सबसे पहले हल करते हैं भाग को, फिर इसका जो मान आएगा इन दोनों का मान आएगा 1। अब 1 में कर देंगे हम 3 का गुणा, तो यहाँ तक का पूरा मान आ गया हमारे पास 3। ठीक है, 3 आ गया और 15 में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 13। कितना मिलेगा 13 और बीच में करेंगे प्लस तो हमारा हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि 13,
234 और 9, ठीक है। फिर 15, 180 और 6, इनमें जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किस में है। इस तरीके से वो सवाल पूछता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 13 और 9। 13 और 9 को जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 117। कितना मिलेगा? 117। 117 को हम जब 2 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 234। इसी प्रकार 15 और 6, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 90, और 90 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 180। यानी कि पहली और तीसरी संख्याओं के गुणनफल में 2 का गुणा और कर दिया जाए तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाएगी। अब हम देखेंगे 17 और 5। 17 और 5 का जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 85। 85 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 170। कितना मिलेगा? 170। लेकिन यहाँ वो कह रहा है 340, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन है 16 और 5। क्या है? 16 और 5। 16 और 5 का जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 80, और 80 का जब 2 गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 160, लेकिन यहाँ है 240, तो ये गलत। अब है 12 और 9। 12 और 9 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 108। इतना मिलेगा 108। 108 को जब हम डबल करेंगे तो हमें मिलेगा 216, लेकिन यहाँ है 108, ये गलत। अब है 14 और 7। 14 × 7 का गुणा करेंगे हम, यानी 14 × 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 98। 98 में जब हम 2 का गुणा और करेंगे तो हमें मिल जाएगा 196, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम नियम देखते हैं, क्या नियम लग रहा है वही नियम हमारा ऑप्शन में लगेगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक श्रृंखला दी है। इस श्रृंखला में हम क्या करेंगे, श्रृंखला को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। श्रृंखला को सबसे पहले लिखने के बाद इनके क्रम भी लिख लेंगे हम। हमारे पास श्रृंखला लिखी जा चुकी है और श्रृंखला के हमने क्रम भी लिख लिए हैं। वर्णमाला के अनुसार टी का क्रम होता है 20, यू का क्रम 21, बी का क्रम 22, आर का क्रम 18, एक्स का 24, आर का फिर से 18। बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारे पास। एन का क्रम 14, डी का क्रम 4, जे का क्रम 10, एल का क्रम 12, जी का क्रम 7 और एम का क्रम 6। अब हम देखेंगे इनमें क्या नियम लग रहा है। इनमें हम अगर देखते हैं तो टी पहले अक्षर की पहले अक्षर से तुलना तो आर हो गया, यानी कि माइनस का हमारे पास हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ भी हम देखेंगे बीच में खाली स्थान है तो इसको हम छोड़ देते हैं। अभी शायद 2 से 3 हो रहा हो या कम हो रहा हो, तो यहाँ भी हम देखेंगे 14 और 12, तो यहाँ भी हमारा माइनस का 2 हो रहा है। तो हम कह देंगे जब आगे और पीछे माइनस का 2 हो रहा है तो फिर बीच में भी माइनस का 2 ही होगा। तो यहाँ भी माइनस का 2 होगा और इससे जो संख्या आएगी उसका एन से भी माइनस का 2 होगा। तो 18 में जब हम माइनस का 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 16। क्या मिलेगा? 16। 16 पे हमारे पास होता है पी। अब अगर हम देखें ऑप्शन में तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में हमें पी दिख रहा है, तब हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। समझ में नहीं, लेकिन तो कमेंट जब आपको टाइम बचाना है तब आप इस तरीके से हल करेंगे, और अगर आपको अपना टाइम बर्बाद करना है तब आप निकालेंगे आगे। और यहाँ है यू। यू का हम देखेंगे, यू का अगली संख्या एक्स से संबंध है प्लस का 3। कितना है? प्लस का 3। प्लस 3 हो गया। यहाँ पर 24 का अगली संख्या से जो संबंध होगा ना वो भी प्लस का 3 होगा। ठीक है, फिर यहाँ प्लस 3 होगा, फिर 4 का 7 से भी प्लस 3 हो रहा है। तो फिर जब 24 में प्लस 3 करेंगे तो हमारा आएगा 27, और 27 आएगा तो 27 एक जेड पर हमारी वर्णमाला खत्म हो जाती है। 27 पर हमारा आएगा ए। क्या आएगा? ए। अब है भी के बाद है आर, यानी कि माइनस का 4। फिर माइनस 18 में माइनस 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 14, और 14 पे होता है हमारा एन। तो इस तरीके से PAN आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदीदार रेखा पर अनुक्रमशः मोड़ा जाता है और आखिर में उसमें छेद किया जाता है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। एक वर्गाकार हमारे पास कागज है। इस कागज को क्या किया है इन्होंने, पहले ऐसे फोल्ड किया है, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, यानी 4 फोल्ड कर लिए हैं इसको, और उसके बाद इसमें छेद कर दिए हैं स्टार और एरो के। तो स्टार और एरो जब पहला फोल्ड खुलेगा तो एक स्टार आ जाएगा यहाँ पर, एक एरो आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे केवल और केवल इस ऑप्शन में आ रहे हैं ऑप्शन 1, 3 और 4। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 1, 3 और 4 और 2 ऑप्शन को हम हटा देंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है, जब ये वाला जो कागज खुलेगा ना तो ये जो एरो है ना, ये एरो चला जाएगा इस तरीके से, और एक एरो आ जाएगा यहाँ पर। अच्छे से समझे। ठीक है, तो अब पहले वाले में 2 एरो तो ऐसे हैं, एक एरो ऐसा है, लेकिन एक एरो की दिशा बदल गई, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। कमेंट में बताएं। और इसमें भी एरो हमारे गलत है, गलत दिशा में है खुलने पर। एक बंद वाली कंडीशन के एरो हैं,
हमारे साथ। तो इस वाला ऑप्शन भी हमारा गलत। खुलने पर हमारे एरो इस तरीके से हो जाएंगे, बंद में हमारे यहाँ तक रहेंगे और बंद कागज जब खुलेगा तो एरो हमारे ऊपर चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। हमारे पास एक श्रृंखला दी है, इस श्रृंखला में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो इसमें अक्षरों की कुल संख्या देखते हैं। अक्षरों की कुल संख्या हमारे पास कितनी है, तो इसमें अक्षरों की कुल संख्या है हमारे पास 20। ठीक है, 20 अक्षर है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, 20 अक्षरों को 5-5 के क्रम में 4 भागों में हम तोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम तोड़ेंगे यहाँ से, ठीक है, फिर हम तोड़ेंगे आपको कोई भी यहाँ से में नहीं आया है फिर तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, पहला भाग लिखेंगे हम जी, अच्छे से समझे इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, एस और प्रश्न समझ में नहीं आया, पहला भाग हो गया हमारा। दूसरा भाग है डैश में बताएं, हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का वो उसका उत्तर आपको हम देंगे। ठीक है, और आर, रहने के लिए बहुत ए वाला आर। फिर तीसरा भाग लिखेंगे हम जी, अपना ध्यान रखिए, एच ओ एस और पी। ठीक है, ए हमारा पी है। अब चौथा भाग लिखेंगे हम जी, डैश ओ एस और डैश। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें अगर दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे तो इन तीनों में एक सा अक्षर है, इन तीनों में एक सा अक्षर है, तो फिर यहाँ भी हमारा एक सा ही अक्षर आएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा जी। अब इन तीनों में एक सा अक्षर है तो फिर यहाँ भी हमारा होगा एच। ठीक है, इन तीनों में जब एक अक्षर है तो फिर यहाँ भी हमारा हो जाएगा ओ। इन तीनों में जब एक सा अक्षर है तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा एस। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, एक सा अक्षर नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इनके क्रम लिखेंगे। पी का क्रम होता है 20, आर का क्रम होता है हमारे पास 18 और पी का क्रम होता है 16। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसमें हो गया -2, इसमें भी हो गया -2, तो फिर अगली संख्या में भी -2 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 14। क्या आ जाएगा, 14, और 14 पे हमारा होता है n। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास ओ आ गया हमारा। फिर दूसरा भाग ए था, इसका पहला अक्षर आएगा जी, फिर आएगा हमारे पास एस, फिर एच और फिर एन। ठीक है, यानी कि OJSHN, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे सवालों को हल करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में हमें क्या है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक आकृति वाले जो त्रिभुज है ना, उन त्रिभुजों की संख्या देखेंगे कि एक आकृति वाले कुल त्रिभुज हमारे पास कितने हैं। तो पहला त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, फिर दूसरा त्रिभुज इसके अपोजिट में, यानी कि 2 त्रिभुज बन रहे हैं ऐसी आकृति में, तो इसमें भी 2 हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ भी हमारे 2 हो गए, फिर यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पर भी 2 होंगे और इस आकृति में भी हमारे पास 2 त्रिभुज होंगे। अब हमें इनको देखना है हमारे टोटल कितने हो गए। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 14। तो एक आकृति वाले कुल त्रिभुजों की संख्या आ गई हमारे पास 14। अब इसमें 2 आकृति वाला एक भी त्रिभुज नहीं है, तो हम कह देंगे कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी हमारी 14। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में प्लीज डू मीट को BJSCVW लिखा जाता है, मीट एंड ग्रीट को IHBJTF लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में मीट को कैसे लिखा जाएगा। हमारे पास अभी हमने पिछला एक सवाल किया था, उसमें भी इसी तरीके का सवाल था। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें कॉमन देखना रहता है। कॉमन हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास केवल और केवल यहाँ पर मीट कॉमन है, दोनों में हमारे पास मीट कॉमन है। तो इस साइड देखेंगे हम, दूसरी तरफ हमारे पास कॉमन है B और J। क्या कॉमन है, B और J। तब हम कह देंगे कि हमारा मीट के लिए हम B और J को लिख सकते हैं, यानी कि मीट को B और J के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरीके से इसको हम कॉमन देखते हैं, फिर उसको हटा देते हैं और जो बचता है उसको हम लिख लेते हैं। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि प्लस और इनटू को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो समीकरण है हमारे पास 21, यहाँ है माइनस, माइनस को बदलना है हमें भाग से, भाग करेंगे हम 7 का, 7 के बाद है गुणा, गुणा को बदलेंगे हम प्लस से, प्लस कर दिया हमने कितना 26 का, 26 के बाद है हमारे पास फिर प्लस, तो प्लस को हम बदलेंगे यहाँ इनटू से, इनटू करेंगे हम 40 का, 40 के बाद है भाग, भाग को हमें बदलना है माइनस से, माइनस का हो गया हमारे पास 36। तो इसमें सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, फिर यहाँ गुणा को हल करेंगे। तो भाग 21 में 7 का भाग लगाएंगे तो मिल जाएगा हमें 3,
प्लस करेंगे हम 26 और 46 का जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1196, यानी कि 1196। इसमें से हम 36 माइनस कर देंगे तो 1196 और 3 हमारे पास हो गया 1199। कितना हो गया 1199। इसमें से हम 36 घटा देंगे। जब यहाँ से हम 36 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1163। कितना मिल जाएगा 1163। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बात करेंगे हम अगले और अंतिम प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को mn पर रखने पर बनेगा। फिर हमारे पास mn एक खड़ा हुआ दर्पण है, इसमें लेफ्ट राइट में आ जाएगा और राइट हमारा चला जाएगा लेफ्ट में। तो सबसे पहले आएगा बाई। बाकी 3 में सही दिया है, दूसरे ऑप्शन में जल प्रतिबिंब का बाई है तो पहला ऑप्शन हमने हटा दिया, दूसरा। इसके बाद हम बात करेंगे बाई की। बाई हमारे पास है, बाई के बाद आएगा 4 यानी कि 4। तो 4 हमारा पहले में है और चौथे में है, दूसरे में हमारे पास पी है। पी हमारा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ दूसरा है तो पी हमारा सेकंड लास्ट पे जाएगा, तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी कैंसिल। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शनों में अगला देखेंगे एच। यहाँ एच सही है लेकिन यहाँ एच हमारा प्रश्न वाला एच दिया है, इसको बदला नहीं है तो इसको भी हम कह देंगे ए भी गलत। ऑप्शन नंबर 1 में हमारे जितने भी अक्षर हैं ना वो सभी दर्पण प्रतिबिंब के अक्षर हैं, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें क्या है, आपको एक एक अक्षर देखना होता है। अगर आपकी जरा सी भी नज़र चूक गई वहीं आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा उसमें और उसको आप टिक कर देंगे, आपका 1 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सवाल को हल करना है और उत्तर आने के बाद आपको ऑप्शन भी अच्छे से देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है और कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो वही ऑप्शन को फिर आप टिक करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।